प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे आप सब। मैं हूं भरत कुमार और आज हम देख रहे हैं उनके लिए जो ज़रूरत है जिनको अमेरिकी संविधान को जानने की, या हम कहें बीए सेकेंड ईयर के लिए विद्यार्थी जो पेपर फर्स्ट के अंतर्गत टॉपिक है, ठीक है ना। बीए सेकेंड ईयर और पेपर फर्स्ट। अभी राजनीति विज्ञान का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, क्योंकि अमेरिकी संविधान का उदय कैसे हुआ है, कैसे अमेरिकी संविधान अस्तित्व में आया और इस संविधान के सोर्स क्या हैं, वो हम आज देखेंगे। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम देखेंगे अमेरिकी संविधान की विशेषता। तो जैसे कि अभी हमें जो देखना है, आपको पता लग गया है कि हम इस संविधान के उदय के कारण देखेंगे। तो इस उदय के कारण को 4 स्टेप में कंप्लीट करते हैं हम। यहाँ पे 4 स्टेप दिए गए। अगर आपके एग्जाम में बड़ा प्रश्न आता है तो इन 4 पॉइंट का बहुकोटि से यूज करना है आपको। तो अमेरिकी संविधान की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था एक अति उत्तम और पूंजीवादी व्यवस्था है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये संविधान भी उसी के अकॉर्डिंग बनता है। तो बात करें सबसे पहला युग, और इसी से हम चलेंगे, यानी कहते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो आपको अमेरिकी संविधान बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आपको ये पता होगा अमेरिका का जो संविधान बना है वो बना था 1789 में। कब बना था? 1789 में। अब ये 1789 को संविधान बनने तक की यात्राओं को हम देखेंगे और इस संविधान को ध्यान में रखें तो ये संविधान लगभग यहाँ पे बनने में इसको 150 वर्ष लगे। कितने वर्ष लगे? 150 वर्षों का समय लगा इस संविधान को उदय होने में। शुरू से उदय होने में 150 वर्ष लगे। क्यों? तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अमेरिका की जब बात करें तो अमेरिका, जब आपको पता होगा वास्को डी गामा और एक है कोलंबस। तो कोलंबस है वो खोजने निकला था भारतीय हिंदू द्वीपों को, लेकिन उसने पश्चिमी द्वीपों की खोज की, जिसमें कोलंबस ने अनजाने में ही अमेरिका की खोज की थी। कब? 1492 में। ठीक है। इसके बाद ये एक अच्छा यूरोप का ही एक अच्छा क्षेत्र था। तो क्या हुआ कि जब ये क्षेत्र खोजा गया और यहाँ की प्राकृतिक संपत्ति, व्यवस्था और माहौल देखा गया, तो लोगों ने यहाँ बचना शुरू कर दिया। यहाँ पे आने लगे लोग। किस वजह से? यूरोप से लोग यहाँ आने लगे। यूरोप से वो आने लगे, एक तो धार्मिक कारण से और एक आर्थिक कारण से। धार्मिक और आर्थिक कारण से लोग हैं वो यूरोप से यहाँ पर आकर बसने लगे, क्योंकि यहाँ की एक वातावरण ऐसा था, लोगों को धार्मिक तरह से तनाव से दूर रखते हुए और आर्थिक व्यवस्था जैसी माहौल क्रिएट हो गया था। तो 17वीं शताब्दी तक यहाँ पर, 17वीं शताब्दी तक, ठीक है ना, यानी 1600 के बाद, तो ये 17वीं शताब्दी होती है। 17वीं शताब्दी तक यहाँ पे काफ़ी संख्या में यूरोपीय लोग यहाँ पे आकर बसने लगे, और जिसमें अगर पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा संख्या में कौन थे? अंग्रेज थे। कौन थे? अंग्रेज। और अंग्रेज़ों का बोलबाला हुआ। और ध्यान रखिएगा आप, शुरुआत में इस अमेरिकी जो नवीन देश था उसके ऊपर ब्रिटेन का राज था। किसका राज था? ब्रिटेन का। क्यों ब्रिटेन का था? तो ध्यान रखिएगा, जो भी ये लोग यहाँ आके रह रहे थे ना यूरोप से, वो ज़्यादातर ब्रिटेन के इलाके से लोग यहाँ पे आके रह रहे थे। इस तरीके से ब्रिटेन के अंतर्गत गुलामी में अमेरिका है वो धीरे धीरे विकसित हो रहा था। और इसको ध्यान रखें तो यहाँ पर इन्होंने लोगों ने, यहाँ के जितने भी लोग आए उन्होंने यहाँ पे रहना शुरू कर दिया। तब यहाँ पे इन लोगों को व्यापार करना था। क्या करना था? व्यापार। और इसके ऊपर कब्जा किसका था? ब्रिटेन का। तो ब्रिटेन से उन्होंने व्यापार करने के लिए एक आज्ञा पत्र लिया। क्या लिया? आज्ञा पत्र, कि भाई हम यहाँ पर रहेंगे और व्यापार करेंगे। तो ब्रिटेन ने यहाँ के लोगों पर क्या क्या आज्ञा पत्र दे दिया। इस तरह जैसे हम ब्रिटेन के औपनिवेशिक गुलाम रहे थे, वैसे ही अमेरिका भी शुरुआत में ब्रिटेन का औपनिवेशिक गुलाम, ये अमेरिका औपनिवेशिक गुलाम था। किसका? ब्रिटेन का। तब इसकी रजामंदी से यहाँ पे व्यापार वगैरह शुरू होते हैं, और धीरे धीरे क्या होता है कि लोग यूरोप को भूलते हुए अपने यहाँ के लगाव को अपना लेते हैं। और जब वह यूरोप से यहाँ पे आते हैं तो साथ साथ वो सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक रीति रिवाज भी साथ में लेके आते हैं, और कुछ नए विचार यहाँ पे लगकर ये अमेरिकी जो भूत रातल है वो धीरे धीरे बनने लग जाता है, एक देश की ओर होता है। तो जब हम बात करते हैं, जब शुरुआत में ये व्यापार करने के लिए आज्ञा पत्र लेते हैं, वो समय होता है 1775 के आसपास। और उस समय अमेरिका में 13 उपनिवेश बनते। कितना उपनिवेश होते हैं? 13 उपनिवेश। इसका मतलब क्या है कि अमेरिका, मान लीजिए एक अमेरिका है,
तो जो यूरोप से जो लोग आए ना यहाँ पे, तो उन्होंने अपने अपने यहाँ पे क्षेत्र बनाना शुरू कर दिया। क्या कर दिया, अलग अलग क्षेत्र पे वो अपना राज और व्यापार करने लगे। इस तरह से यहाँ पर उस समय अमेरिका में 13 उपनिवेशक थे, जिस पर किसका अधिकार था, ब्रिटेन का अधिकार था। तो इस तरह से शुरुआत होती है उपनिवेशिक युग से, जो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इस तरह से अगर हम देखें तो ये अमेरिका और अमेरिका के 13 उपनिवेशक हैं, ये ब्रिटेन के कब्जे में रहते हैं। और यहाँ की विदेश नीति हो या फिर सैनिक नीति या सैनिक ताकत, सैनिक शक्ति, ठीक है ना, ये सभी किसके अंडर में थी, ये सभी अंडर में थी ब्रिटेन के। तो ये ब्रिटेन के अंडर में रहते हुए धीरे धीरे विकसित होता है। अब बारी आती है सेकंड स्टेज की। तो जो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ ना, वो नोट कर दीजिएगा, क्योंकि आपको वही चीज़ें यहाँ पे समझा रहा हूँ जो शायद एग्जाम में आ सकती हैं। तो ये जो मोटे पॉइंट है वो तो मैंने साइड में लिखे हैं, बट आपको साइड वाली चीज़ें नोट करनी है, क्योंकि आप नोटबुक रख के बैठे हैं तो आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब आती जाती है अमेरिका जो गुलाम था ब्रिटेन का, धीरे धीरे ऐसी व्यवस्था होती है कि वह अपने आप को एक स्वतंत्रता की ओर ले जाता है, स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। इसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि लोगों के मन में ये विचार आता है स्वशासन का। क्या विचार आता है लोगों के मन में, स्वशासन का विचार आता है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर क्या होता है, ब्रिटेन अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 1760 के आसपास ब्रिटेन क्या करता है, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अमेरिकी क्षेत्र पर ज़्यादा टैक्स लगा देता है और उनसे कर वसूली करता है। तो यहाँ के लोग कहते हैं कि प्रतिनिधि बिना कोई कर नहीं। इसका मतलब ये है कि अमेरिका की कोई सरकार या ब्रिटेन की कोई सरकार या ब्रिटेन का कोई व्यक्ति या कोई राज्यपाल या कोई अधिकारी अमेरिका के यहाँ काम तो करता है नहीं, यानी वो ब्रिटेन का कोई प्रतिनिधि है, वो अमेरिका में काम तो करता नहीं है, तो फिर काहे का टैक्स दे उनको। जैसे हमारे यहाँ पे ब्रिटेन का राजा था तो वो टैक्स के रूप में ले जाते थे, ठीक है, वहाँ पे ज़रूर था, लेकिन वहाँ पे प्रतिनिधि नहीं थे। तो हमारा कोई प्रतिनिधि तो हम टैक्स क्यों दें। लेकिन इन्होंने, ब्रिटेन ने जोर ज़बरदस्ती करके यहाँ पर क्या करना चाहा, यहाँ पर उन्होंने कर लगा दिया। तो आपको पता होगा शुरुआत में 13 राज्य होते हैं, कितने, मतलब 13 छोटे छोटे यहाँ पे उपनिवेशक होते हैं, जो मान लीजिए ऐसे बिखरे होते हैं। कैसे हैं, ऐसे बिखरे होते हैं। लेकिन जब ब्रिटेन है वह इस पर जोर डालता है कि टैक्स दो, हर एक उपनिवेश से टैक्स वसूली करता है, तो हर एक को समस्या खड़ी हो जाती है, और समस्या होती है ब्रिटेन। तो ब्रिटेन एक ऐसी व्यवस्था चलाता है जिससे यहाँ के लोग परेशान होते हैं। तो इनकी समस्या का एक ही कारण होता है, वो ब्रिटेन के द्वारा कर व्यवस्था। तो सबकी समस्या का एक ही कारण होता है। तो ये धीरे धीरे जो अलग अलग होते हैं ना, ये एक हो जाते हैं। 13 उपनिवेश राज्य क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, और ये कहते हैं कि हमारी सबकी समस्या एक है, तो हम साथ में रहकर इसका मुकाबला करें। इस तरह से ये चाहते हैं कि हम इस तरह से नहीं रहें कि हमें आज़ादी चाहिए, हमें स्वशासन चाहिए। तो वो आज़ादी के लिए प्रयास करते हैं, और इसको ध्यान में रखें। तो फिर क्या होता है कि 16, मैं आपको यहाँ पे 16 सितंबर 1775 का एक समय आता है जब ब्रिटेन ज़बरदस्ती यहाँ पे लागू करता है। ये समय है 73 दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो मैनचेस्टर यूनिट जो शहर होता है, मैनचेस्टर यहाँ पे नाम दिया हुआ है, मैनचेस्टर जो बोस्टन का एक नगर है, वहाँ पर चाय के भरे जहाज होते हैं, जिसको यहाँ के लोग नाराज़ होकर क्या कहते थे, नष्ट कर देते हैं। तो और ब्रिटेन है वो नाराज़ हो जाता है, और फिर इस तरह से ब्रिटेन है वो इस जगह पे, यानी यहाँ पर जो अमेरिका आज़ादी चाहते हैं, यहाँ पे जोर ज़बरदस्ती से उनको लाठीचार्ज, परेशान, कर वसूली करता है, तो लोग परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ के जो 13 जो उपनिवेशिक राज्य होते हैं ना, वह फिलाडेल्फिया में एक जगह मिलते हैं कि भाई हम इस तरह से ये नहीं रह पाएंगे, तो हमें एक यूनिटी में रहकर कुछ काम करना होगा। तो ध्यान रखिए 5 सितंबर, ठीक है ना, ये डेट याद रखिएगा क्योंकि ज़रूरी है। 5 सितंबर 1774 का समय, 1774 का समय, जब ये सभी लोग फिलाडेल्फिया में एक जगह मिलते हैं। फिलाडेल्फिया में ये इकट्ठा होते हैं और अपने लिए संघ निर्माण और एक नीति निर्माणित करते हैं। तो इस तरह से अमेरिका की ये पहली, या हम कहें यूरोप की
ये फर्स्ट मीटिंग होती है, फर्स्ट मीटिंग होती है। और इस तरह से हम कहें तो ये कांग्रेस का पहला सम्मेलन है। जैसे यहाँ पे भी दिया हुआ है प्रथम कांग्रेस, क्या नाम दिया गया इसको, प्रथम कांग्रेस, ठीक है। अब ये क्यों इकट्ठे होते हैं तो ये मैंने आपको समझा दिया है। ये अपने आज़ादी, अपने यूनियन और अपने संरक्षण के लिए एक साथ इकट्ठा होते हैं। इसी तरह से 10 मई 1775 को एक और मीटिंग होती है और वे अपने लिए कहते हैं कि हम हमारे लिए ब्रिटेन को नहीं चाहते, हम जॉर्ज प्रथम की सत्ता, जॉर्ज तृतीय उस समय राजा होता है, हम जॉर्ज तृतीय को नहीं चाहते, न उनको कर देंगे और न हमारे ऊपर इतनी पाबंदी लगाए, हमें हमारा एक अलग राज्य चाहिए, हम आज़ादी चाहते हैं। क्या चाहते हैं, आज़ादी। इस तरह से बस संघर्ष करने को तैयार हो जाते हैं। तो राजा भी जो ब्रिटेन का होता है वो भी लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है और इन लोगों को ज़बरदस्ती दबा देता है। क्या कर देता है, दबा देता है। तो इस तरह से ये लोग उस ब्रिटेन की रणनीति के खिलाफ 4 जुलाई, ध्यान रखिए 4 जुलाई 1776 को क्या कर देते हैं, स्वतंत्रता की घोषणा कर देते हैं कि अमेरिका ब्रिटेन की शासन व्यवस्था से आज़ाद है। तो 4 जुलाई 1776 को ये घोषणा करते हैं कि अब ब्रिटेन इसके अंडर में नहीं रहे, मतलब ये अमेरिका है वो ब्रिटेन के अंडर में नहीं रहेगा और अब ये आज़ाद मुल्क की तरह व्यवस्था कायम करेगा। लेकिन जब ब्रिटेन के अंडर में अमेरिका जो गुलाम होता है वो ये इस तरह की घोषणा करता है तो वहाँ का राजा इसके ऊपर टूट पड़ता है और यहाँ पर लड़ाई हो जाती है। तो ये भी एक प्रस्ताव पारित करते हैं और सीधी अमेरिका से लड़ाई, मतलब ब्रिटेन से लड़ाई शुरू कर देते हैं। ये कहते हैं कि भाई ब्रिटेन हमारा नहीं सुन रहा है तो हम सभी जो 13 जो है यूनियन वो सभी मिलकर ब्रिटेन से लड़ाई का प्रस्ताव पास कर देते हैं। लेकिन इस तरह से आपको ध्यान रखना कि आज़ादी की घोषणा तो हो जाती है। फिर बारी आती है सेकंड स्टेज। आपको ये इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता रहा हूँ, साइड में लिखते जाइएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपने इसे देख लिया ना तो आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया। टॉपिक क्लियर क्या, नंबर फिर कंफर्म हो गया आपके। तो इसलिए मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, इसको समझिएगा। अब परिसंघ का मतलब क्या होता है, जैसे अमेरिका में ये सभी अलग अलग राज्य होते हैं, ठीक है। ये इनका फिर एक सभी का मिलाकर एक संघ बनता है। क्या बनता है, संघ, जिसको हम कहते हैं ना यूनियन। क्या कहते हैं, यूनियन, ठीक है ना। एक यूनियन का निर्माण होता है। तो अब ये कैसे होता है तो देखिए, जैसे कि आपको शुरुआत में मैंने बताया था अमेरिका में ये अलग अलग स्वतंत्र राज्य होते हैं, लेकिन पूरी तरह से अमेरिका होता है स्वतंत्र राज्य, ये 13 राज्य होते हैं, ठीक है ना। और यही ब्रिटेन से युद्ध की घोषणा भी करते हैं। और ब्रिटेन के साथ जब ये गृह युद्ध होता है, ब्रिटेन और अमेरिका के साथ जो ये गृह युद्ध होता है तो इसमें जीत किसकी होती है, इन 13 औपनिवेशिक राज्यों की जीत होती है। या अगर हम कहें तो अमेरिका की जीत होती है। किसकी जीत होती है, अमेरिका के ब्रिटेन के खिलाफ जीत होती है। अब दिक्कत ये आ रही है यहाँ पे कि फिलाडेल्फिया में इन 13 राज्यों ने जब संगठन किया और ब्रिटेन को वहाँ से फ्री कर दिया और इस तरह से अमेरिका आज़ाद तो हो जाता है। लेकिन अब अमेरिका को एक व्यवस्थित देश बनना है तो उसके लिए क्या व्यवस्था करें, तो ये क्या करते हैं, जैसे कि आपको बता दें तो ये एक संघ का निर्माण करते हैं। उस समय एक व्यवस्था चलती है, कुछ लोग तो कहते हैं कि इसको एक संघ बना दो। क्या कर दो, एक संघ बना दो। और कुछ कैसे, नहीं, सभी अलग अलग राज्य बना दो। क्या कर दो, अलग अलग राज्य। तो अंत में बात बनती है कि अमेरिका अपने सभी राज्यों का एक संघ बनेगा। क्या बनेगा, संघ, जिसको नाम मैंने यहाँ पे दिया है परिसंघ। क्या नाम दिया, परिसंघ बनेगा। तो इस तरह से यहाँ पर इसकी मीटिंग पर चर्चा होती है और 10 दिनों की मतलब पर ये 17 नवंबर 1777 को ये व्यवस्था हो जाती है, एक प्रस्ताव पारित हो जाता है। और 1781 में अमेरिका है वह इनके 13 राज्यों को मिलाकर, कितने, 13 राज्यों को मिलाकर एक परिसंघ बनता है। क्या बनता है, परिसंघ। तो अब ध्यान रखिएगा ये संघ तो बन जाता है, लेकिन ये संघ पूरी तरह से आज की कंडीशन जितना मजबूत नहीं होता है, क्योंकि आज तो आपको पता है अमेरिका जो एक देश है वह उनके 50 राज्यों से मिलकर बना है। तो ये बाद में व्यवस्था मजबूत बनती है, लेकिन शुरुआत में ये नहीं होती है। फिर ये संघ तो बन गया, लेकिन ये संघ मजबूत नहीं था और न ही इनके पास संविधान था, संविधान जैसी व्यवस्था तो बन रही थी, लेकिन उनको सभी को कंट्रोल में रखे ऐसी कोई नियमावली व्यवस्था नहीं बनी थी। तो फिर बात आती है कि अब हम संविधान का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे, संविधान का। तो फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वो ध्यान रखिए कि अमेरिका एक परिसंघ बन जाता है 1781 में। अब
नोट तो कर रहे हैं ना, नोट कर दीजिएगा क्योंकि जो समझा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए नोट भी करना ज़रूरी है। तो बात आती है अब अमेरिका अपने संविधान को लेकर चर्चा करता है, मीटिंग करता है, समझौते होते हैं और ऐसा ही 13 मई 1787 को फिलाडेल्फिया में एक सम्मेलन होता है, ठीक है ना। 25 मई नोट कर दीजिएगा, 25 मई 1787 को एक सम्मेलन होता है। क्या होता है? एक सम्मेलन, और सम्मेलन का होता है फिलाडेल्फिया में। और ये सम्मेलन होता है किसके लिए? संविधान बनाने को लेकर। संविधान बनाने को लेकर सम्मेलन होता है और इसको लेकर सभी 13 राज्य आपस में मिलते हैं। और उस समय के कुछ विद्वानों के नाम बताऊं, जैसे कि कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति थे जो इस संविधान को बनाने में सहयोग के लिए हाजिर हुए थे, जैसे जेम्स मैडिसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, अलेक्जेंडर हैमिल्टन, जॉर्ज मैसन, जेम्स विल्सन, ऐसे अनेक व्यक्ति थे जो मिलकर इस संविधान को बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं और इसके लिए मीटिंग चलती है और फिर सभी के मध्य एक समझौता होता है जिसको कहते हैं महान समझौता। सभी के मध्य एक समझौता होता है जिसका नाम होता है महान समझौता। और इस समझौते के तहत संविधान को निर्माण को लेकर एक व्यवस्थित सरकार, एक व्यवस्थापिका की बात पर सभी राजी हो जाते हैं और कहा जाता है कि संविधान है वो कैसे चलेगा, तो इसके अकॉर्डिंग व्यवस्था कर जाती है कि संविधान है इसके अकॉर्डिंग एक व्यवस्थापिका होगी। क्या होगी? व्यवस्थापिका। अब इस व्यवस्थापिका के अंदर 2 सदन होंगे, एक तो होगा निम्न सदन और एक होगा उच्च सदन। क्या होगा? उच्च सदन, ठीक है। निम्न सदन और उच्च सदन, जैसे हमारे निम्न सदन की बात करें तो लोकसभा होती है, लेकिन वहाँ पर अमेरिका में निम्न सदन का नाम दिया गया, जाने गया प्रतिनिधि सभा। क्या नाम दिया गया? प्रतिनिधि सभा। प्रतिनिधि सभा। और उच्च सदन का नाम दिया गया सीनेट। इस तरह से ये प्रतिनिधियों के द्वारा सुना जाने वाला सदन था निश्चित समय के लिए, और ये भी प्रतिनिधियों के द्वारा सुने जाने की व्यवस्था होने वाली थी। तो इस तरह से एक संविधान होगा और संविधान के तहत देश को चलाने के लिए एक व्यवस्थापिका होगी और व्यवस्थापिका में 2 सदन होंगे जो काम करेंगे देश और राज्य चलाने के लिए। तो इस तरह से ये व्यवस्था हो जाती है। अब बारी ये आती है जब संविधान के ऊपर चर्चा चल रही थी तो अमेरिका किस तरह की व्यवस्था अपनाए। अमेरिका अध्यक्षात्मक व्यवस्था अपनाए जिसमें एक अध्यक्ष यानी एक राष्ट्रपति की ज़्यादा भूमिका हो, या अमेरिका संसदात्मक व्यवस्था को अपनाए। संसदात्मक व्यवस्था को अमेरिका किस तरह की व्यवस्था, जैसे हम बात करें अपने भारत की जो शासन व्यवस्था है वो संसदात्मक व्यवस्था, उस समय ब्रिटेन में भी यही थी। अमेरिका ने कुछ नया हट के सोचा, हमारे देश का शासन स्वरूप और ये शासन या हमारे देश की शासन व्यवस्था है वो अध्यक्षात्मक होगी। तो इसी दिन से ये तय हो जाता है। और अध्यक्षात्मक व्यवस्था में क्या होता है कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका से अलग होकर एक कार्यपालिका का जो राष्ट्रपति है वो प्रभावशाली होता है। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में संबंध न होता है और कार्यपालिका के जो मेंबर रहते हैं वो व्यवस्थापिका के मेंबर नहीं कहलाते। इस तरह से देश की शासन व्यवस्था का राष्ट्रपति की सर्वोच्च शक्ति, वास्तविक शक्ति का उपयोग करता है। इस तरह की व्यवस्था अध्यक्षात्मक कहलाती है। तो अमेरिका ये अपनी अध्यक्षात्मक व्यवस्था को स्वीकार कर लेता है और इसी तरह से 26 जुलाई 1787 को ये सिस्टम अपनाते हुए 26 जुलाई यहाँ पे डेट दी हुई है क्योंकि डेट का मेंशन होना जरूरी है। तो 26 जुलाई 1787 को सभी को सहमति मिल जाती है और सहमति के आधार पर वे संविधान के लिए राजी भी हो जाते हैं, ठीक है ना। संविधान के लिए राजी भी हो जाते हैं। अब बारी आती है कि ये संविधान का ढांचा तैयार तो हो जाता है, संविधान का ढांचा तैयार हो जाता है, लेकिन ये संविधान लागू कब होता है? 1789 में। अमेरिकी संविधान 1787 में बनता है लेकिन लागू कब होता है? 1789 में। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि अमेरिकी संविधान 8 सितंबर 1787 को बनने के लिए एक मीटिंग बनाई जाती है और अमेरिकी संविधान को पूर्ण तरह से बनाया जाता है। ये इसके लिए अनुसमर्थन मिल जाता है। और अमेरिकी संविधान 1787 यानी 15 सितंबर को, अगर यहाँ से आप कन्फ्यूज हो रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, अमेरिकी संविधान बनता कब है? 15 सितंबर 1787 को और लागू होता है 1789 को, मार्च 1789 को। तो इस तरह से आपको यह समझ में आ गया होगा। ये जो अमेरिकी संविधान है वो 1787 15 सितंबर 1787 को क्या हो जाता है? अमेरिकी संविधान बन जाता है और मार्च, नोट आप शायद याद रखना, मार्च 1789 को अमेरिकी संविधान है वो लागू हो जाता है और
इस संविधान में अब तक 17 संशोधन हो चुके हैं और ये संविधान विश्व का सबसे छोटा लिखित और प्रभावशाली संविधान है, क्योंकि इसमें लगभग 7 अनुच्छेद ही हैं। अब इतना छोटा और 7 अनुच्छेद क्यों? क्योंकि अमेरिका का खुद का एक ही संविधान है, ठीक है ना, लेकिन उसके राज्यों के वापस अलग अलग संविधान है, इसलिए इस सभी को एक रखने के लिए एक व्यवस्था कर दी गई है जिसमें 7 अनुच्छेद है और ये संविधान बनता है। तो अब इन पॉइंटों से आपको ये तो क्लियर हो गया क्या अमेरिकी संविधान का उदय कैसे होता है, ठीक है, किस तरह से धीरे धीरे ये संविधान अस्तित्व में आता है। अब ये संविधान बना है, इसमें कौन कौन सी बातें या कौन कौन से सोर्स लिए गए, जैसे हम अगर कुछ चाय बनाते हैं, मतलब एक चाय बनाते हैं पीने के लिए, तो उसमें क्या क्या मटेरियल, क्या क्या स्रोत की ज़रूरत होती है, तो वैसे ही अमेरिकी संविधान के स्रोत क्या है ये आप लिख दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो बिना बेझिझक आप सीधा सा पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं कि सर ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई है, क्योंकि ये चैनल आपके लिए, अगर आपको दिक्कत है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। तो अब हम बात करते हैं अमेरिकी संविधान के स्रोत। ठीक है, किन किन वजह से अमेरिकी संविधान है वो अस्तित्व में आया। तो पहला तो है फिलाडेल्फिया सम्मेलन जो हुआ था, इसी को हम कहते हैं कि इसी ने संविधान के बनने की शुरुआत की, जब सभी एक साथ मिले थे और उन्होंने मिलकर कहा कि हम एक साथ रहेंगे, एक व्यवस्था कायम करते हैं, तो हम कहेंगे फिलाडेल्फिया का जो सम्मेलन होता है कहीं ना कहीं वही एक ऐसी व्यवस्था होती है जिससे संविधान अस्तित्व में आता है, या फिर संविधान की शुरुआत होती है, संविधान की क्या होती है, शुरुआत, और इसी को हम मानते हैं कि इसी की वजह से संविधान है वो निर्मित होता थे। जैसे कि अगर आपको बता दें 1787 में फिलाडेल्फिया में सम्मेलन हुआ था, अभी जस्ट लास्ट मैंने बताया, तो यही एक मौका था जब सभी मिले और सभी रजामंदी हुए, भले ही उसमें 13 में से 9 सदस्य राजी हुए थे, लेकिन संविधान है वो निर्मित हो जाता है फिलाडेल्फिया सम्मेलन में। फिर इस संविधान के बनने का दूसरा सोर्स क्या है कि धीरे धीरे अगर बात करें तो संविधान जब बन गया 1787 में और 89 में लागू हो जाता है, 1789 में लागू हो जाता है, तो तब से लेकर संविधान में संशोधन होते हैं समय समय पर। क्या होता है संशोधन, और अब तक संविधान में 26 संशोधन हो चुके हैं। तो संशोधन होने के बाद धीरे धीरे संविधान में जो कुछ कमियां थी वो दूर होकर संविधान में कुछ नई चीज़ें आती गई और संविधान में अपने आप की परिपक्वता होता गया। संविधान संशोधनों के द्वारा भी मजबूत होता गया है। जैसे कि बात करें तो संविधान में 13, 14 और 15वां जो संशोधन हुआ था वह नागरिक कहीं न कहीं गृह युद्ध और नागरिकों के अधिकार से संबंधित था। संविधान में जो 17 संशोधन सीनेट ने किया था वो प्रत्यक्ष निर्वाचन को लेकर था, और 19वां जो संशोधन हुआ था वह भेदभाव को समाप्त करने के लिए था। और ये जो संशोधन हुए धीरे धीरे इस तरह से संविधान अपने आप में एक परिपूर्ण होता गया। ठीक है, तो ये एक सोर्स की तरह काम किया इसने। अमेरिकी संविधान में संशोधन होना ही इसका एक सोर्स बना जिससे संविधान अस्तित्व में आता गया, मजबूत होता गया। फिर कांग्रेस का अधिनियम, आपको पता होगा जिस तरह से हम कहते हैं कि हमारे लिए पार्लियामेंट होती है, संसद होती है, तो वैसे ही अमेरिका में संसद को कहा जाता है कांग्रेस। तो कांग्रेस है वो समय समय पर क्या करती थी, कोई कानून बनाती थी, प्रक्रिया बनाती, कोई नवीन तरीके करती थी, कोई नए कानून बना दिए, कुछ कमियां हो गई इसमें संशोधन कर दिया। तो कांग्रेस के द्वारा समय समय पर जो कानून बना दिए गए और उसी कानूनों को उस संविधान में जोड़ दिए गए। और तो हम ये कहते हैं कि अमेरिकी संविधान के सोर्स का एक कारण ये भी है कि कांग्रेस के द्वारा जो अधिनियम बना दिए गए थे वह अधिनियम उसमें शामिल होते गए, और इस तरह से ये व्यवस्था है कि कांग्रेस के द्वारा बने अधिनियम भी संविधान का हिस्सा हो गए। और लास्ट है कार्यपालिका का विकास। कार्यपालिका का विकास, जैसा कि आपको पता है अमेरिकी कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका विश्व की सबसे शक्तिशाली, क्योंकि इसकी वास्तविक कार्यपालिका शक्ति और किसके हाथों में होती है, अमेरिकी राष्ट्रपति के हाथों में होती है। तो इस तरह से अमेरिका के अंदर समय समय पर जो राष्ट्रपति हुए ना, उन्होंने भी इस संविधान को और कार्यपालिका को अपनी मजबूती, अपना व्यक्तित्व परिचय दिया है। और ये संविधान में जो प्रमुख कार्यपालिका के जो प्रधान आए उन्होंने इस संविधान को और ज़्यादा मजबूत बना दिया। उनके द्वारा बनाए गए कुछ ऐसे संविधान, कुछ आर्टिकल अपने आप में मजबूत होते गए। जैसे कि बात करें जैक्सन, लिंकन, थियोडोर रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस संविधान को बनाने में और कार्यपालिका को और ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान देने में महत्व देने में योगदान दिया इनका।
फिर बात करें कि यहाँ पर क्या होता है कि न्यायिक पुनरावलोकन भी है। इस संविधान में एक व्यवस्था की है कि न्यायपालिका स्वतंत्र होती है, न्यायिक पुनरावलोकन। तो हम कहेंगे न्यायिक व्यवस्थाएं, न्यायिक व्यवस्थाएं और यहाँ की कुछ परंपराएं। तो न्यायिक व्यवस्थाएं और परंपराएं मिलकर संविधान को बनाती है। यहाँ की जो शासन व्यवस्था है उसको और न्यायपालिका और उसके महत्व को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ों कुछ परिवर्तन हो गया और जो चीज़ें संविधान में जोड़ दी गई और उन लोगों को स्वतंत्रता और मौलिक अधिकार जो दिए गए उसके लिए जो न्यायिक व्यवस्था की गई उनको आज संविधान में जोड़ दिया गया है। और संविधान की कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें तो भारत ने भी अपनाई हुई। तो इस तरह से ये सोर्स है जिसने संविधान को बनाने में सहयोग किया। संविधान कैसे बना, कैसे उदय हुआ संविधान और संविधान में क्या क्या सोर्स हैं वो आज की वीडियो में हमने आज क्लियर से पढ़े हैं। अब जो एक वीडियो होगा ना जिसमें हम बात करेंगे अमेरिकी संविधान की विशेषता, आप वो वीडियो देख लीजिएगा, आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अमेरिकी संविधान कैसा है वो जानना तो जरूरी है ना। तो वो कैसे जानेंगे, अमेरिकी संविधान की विशेषता समझेंगे जो एग्जाम में 100% आती है। ठीक है, तो अब जो पढ़ा है उसको लेकर कोई कन्फ्यूजन है तो ज़रूर मुझे बताइएगा। अदरवाइज़ आपको मिलेंगे दोबारा अच्छे से प्यारे वीडियो के साथ। तब तक आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।